हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएस हिस्ट्री कोर्स, जिसको हम तमिलनाडु की क्लास 11 की हिस्ट्री बुक से कवर कर रहे हैं। अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अभी तक क्या क्या कवर कर चुके हैं। तो हम एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट कवर मैं कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाके प्ले में आप सिंपल तमिलनाडु क्लास 11 हिस्ट्री सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। प्ले बनी हुई है उसकी। मेडिवल हिस्ट्री में हम दिल्ली सल्तनत वाला पार्ट कवर कर चुके हैं। भक्ति मूवमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये सारी जो दिल्ली सल्तनत वगैरह थी वो नॉर्थ इंडिया में आई थी, फिर नॉर्थ इंडिया से वो साउथ इंडिया में एक्सटेंड हुई। तो उस टाइम पर साउथ इंडिया में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो मैं आपको एक बार मैप में दिखाती हूँ। ये देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो टाइम था वो था 1206 से लेकर 1526। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत में हमने अलग 5 डायनेस्टी पढ़ी थी। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, ठीक है, उसके बाद सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। अब इनमें से जो खिलजी डायनेस्टी तक का रूल था उनका नॉर्थ इंडिया में था। तुगलक डायनेस्टी वाला जो रूल था वो साउथ इंडिया में एक्सटेंड हुआ था। और ये स्लेव डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी तो ये फुल्ली नॉर्थ इंडिया में थी। तब जब दिल्ली सल्तनत का रूल जब साउथ इंडिया में नहीं था तो उस टाइम पे साउथ इंडिया में कौन सी किंगडम रूल किया करती थी उसके बारे में देखेंगे। मेनली जो विजयनगर एम्पायर और हमारी जो बाहमानी किंगडम बनेगी वो तुगलक्स के टाइम पे बनेगी। जब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक आएंगे, वो साउथ इंडिया को छोड़ देते हैं, तब वहाँ पर किसका इमर्ज होता है? विजयनगर एम्पायर और बाहमानी किंगडम का। कौन से रीजन में होता है? आप बस ये याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के कंटेम्प्रेरी थी विजयनगर एम्पायर और बाहमानी किंगडम। कौन से एरिया में होता है मैं वो आपको मैप में दिखा देती हूँ। देखिए, ये जो मेन है ना, यहाँ विजयनगर एम्पायर थी साउथर्न मोस्ट साइड पे, और उसके बाद मिडिल में ये थी बाहमानी किंगडम। ठीक है, अच्छा मैं आपका इसका कंटेम्प्रेरी भी दिखा देती हूँ। देखिए, ये का जब यहाँ बाहमानी किंगडम रूल किया करती थी, यहाँ विजयनगर एम्पायर रूल किया करता था। नॉर्थ में यहाँ पे राजपूत हुआ करते थे और यहाँ दिल्ली सल्तनत तुगलक रूल कर रहे थे। फिरोज शाह तुगलक का टाइम चल रहा था। ठीक है, तो ये सारे लोग कंटेम्प्रेरी थे। तो मैप से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये देखिए, ये देख लीजिए, ये दौलताबाद वही सिटी है जहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी। ये वैरंगल है, ठीक है, जहाँ पे ककतियाज रूल किया करते थे। ये बाहमानी किंगडम है ऊपर, ये विजयनगर एम्पायर है, ये विजयनगर सिटी है जो हम देखेंगे किसने स्टैब्लिश की थी। ठीक है, ये सारा आप रफली देख लीजिए, फिर उसका डिटेल में भी हम आगे देखेंगे। देखिए ये मैप से कि कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट ये भी हम देखेंगे कि विजयनगर और बाहमानी किंगडम जब इतनी पास में है तो कुछ ना कुछ वॉर हुआ होगा, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा विजयनगर एंड बाहमानी किंगडम के बारे में। तो हम लोग क्या क्या इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम विजयनगर एम्पायर के बारे में, कि हमको क्या क्या सोर्सेज है जिससे पता चलता है कि विजयनगर एम्पायर एग्जिस्ट करता था और उनकी क्या हिस्ट्री हुआ करती थी। दूसरा हम देखेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या थी विजयनगर एम्पायर की। तीसरा हम देखेंगे उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, उनकी सोशल लाइफ कैसे हुआ करती थी। चौथा हम उसमें देखने वाले हैं इकोनॉमी कैसे रन होती थी, क्योंकि किसी भी रूलर का रूल चलने के लिए उसकी इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, और अगर इकोनॉमी अच्छी होगी तो कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या रहा उस रूलर के टाइम पे, उस एम्पायर के टाइम पे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ब्रीफ हिस्ट्री हम देखेंगे बाहमानी किंगडम के बारे में। तो मेन हम जो देखने वाले हैं वो विजयनगर एम्पायर के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, अब अच्छा मैं आपको एक टाइमलाइन भी बता दूँ। विजयनगर एम्पायर का टाइम था वो था 1336 से लेके 1672। 1672 तक था, मतलब ये एक तो दिल्ली सल्तनत के कंटेम्प्रेरी थे, और मुगल का एम्पायर स्टार्ट होता है 1526 से। तो मतलब जब नॉर्थ इंडिया में बाबर ने रूल्स करना स्टार्ट किया था तब उस टाइम पे ये विजयनगर एम्पायर साउथ इंडिया में रूल कर रही थी। ठीक है, साथ में अगर हम बाहमानी किंगडम का टाइम पीरियड देखेंगे तो वो है 1347 से लेकर 1526। मतलब मुगल एम्पायर के साथ बाहमानी किंगडम का एम्पायर ख़त्म हो गया। पूरा जो बाहमानी किंगडम था छोटे छोटे अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड हो गया था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले हम देखते हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में, इसके सोर्सेस क्या क्या थे। तो विजयनगर एम्पायर जो है उसमें टोटल चार डायनेस्टी ने रूल किया था। विजयनगर पूरा जो एम्पायर था वहाँ पे 4 डायनेस्टी रूल किया करती थी। पहली जो थी वो थी संगमा डायनेस्टी, दूसरी थी सलूबा डायनेस्टी, तीसरी तलुबा डायनेस्टी और चौथी अराविडू डायनेस्टी। कौन कौन सी? संगमा, सलूबा, तलुबा एंड अराविडू, ये 4 डायनेस्टी रूल किया करती थी विजयनगर में
कब से कब तक? तो 1336 से लेकर 1672 तक। सोर्सेज क्या क्या है विजयनगर एम्पायर के? बहुत सारे सोर्सेज है। देखो, लिटरेरी सोर्सेज अभी अवेलेबल है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी अवेलेबल है, और न्यूमिस्मैटिक्स भी। न्यूमिस्मैटिक मतलब कॉइन जो उस टाइप के अवेलेबल है, वो भी हमको विजयनगर एम्पायर के बारे में डिटेल में बताते हैं। उसके अलावा कृष्णदेव राय जो थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी अमुक्त माल्यादा, वो विजयनगर एम्पायर के बारे में बताती है। गंगा देवी जो थी, उनकी एक बुक थी जिनका नाम था मधुर विजयम। तीसरा अल्लासानी पेदम्मा जो थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी मनुचरितम। ये सारा लिटरेचर वर्क जो विजयनगर एम्पायर के टाइम पे हुआ था। ये सारे कैरेक्टर अभी आगे आपको देखने को मिलेंगे। कौन कृष्णदेव राय कौन है, गंगा देवी कौन थी, और अल्लासानी पेदम्मा कौन था। अभी के लिए याद रखिए कि ये सारे लिटरेरी सोर्सेज है हमारे पास। कौन कौन से? अमुक्त माल्यादा कृष्णदेव राय का, फिर गंगा देवी की मधुर विजयम, और अल्लासानी पेदम्मा का मनुचरितम। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज हुआ करते थे विजयनगर एम्पायर के। इनमें से कुछ भी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि गंगा देवी सामने लिखा है, एक ऑप्शन में होगा मधुर विजयम, उससे आपको मैच द फॉलोइंग करना है, ऐसा आंसर भी आ जाता है। ठीक है, अब इसी विजयनगर एम्पायर के टाइम पे बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स भी आए थे जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को विजिट किया था। कौन कौन से थे? देखो, पहला ऐसे 4 फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे। पहला था मोरक्कन ट्रैवलर जिसका नाम था इब्न बतूता। दूसरा आया था बेनेटियन ट्रैवलर जिसका नाम था निकोलो दे कॉन्टी। चौथा था पर्शियन ट्रैवलर जिसका नाम था अब्दुल रजाक। एंड फोर्थ आया था पोर्तुगीज ट्रैवलर जिसका नाम था डोमिंगो पेज। तो देखो, आपको इसके नोट्स बनाने ना, तो आप कैसे बनाइए? पहले तो यहाँ फॉरेन कंट्री लिखिए और यहाँ ट्रैवलर का नाम लिखिए। ठीक है, तो जैसे मोरक्को है, तो मोरक्कन से कौन आया था? इब्न बतूता। ठीक है, ये लिखना। फिर वेनेटियन से कौन आया था? निकोलो दे कॉन्टी आया था, वो लिखना। पर्शियन ट्रैवलर कौन आया था? अब्दुल रजाक आया था, उसके बारे में लिखना। पोर्तुगीज ट्रैवलर कौन आया था? डोमिंगो पेज। ऐसे लिखना तो आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इन सब ने किसके ऊपर अकाउंट बनाए थे? मतलब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो थी विजयनगर एम्पायर की, उसके बारे में लिटरेरी सोर्सेज हमको प्रोवाइड किए थे। ठीक है, चलिए। इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, ये तो लिटरेरी हो गए। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है? कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, जैसे कि श्रीरंगम कॉपर प्लेट जो है देवराया 2 के बारे में बताती है। उनकी जीनियोलॉजी क्या थी, उनके अचीवमेंट्स क्या थे विजयनगर रूलर्स के, उनके बारे में बताती है। तो याद रखना, श्रीरंगम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है वो विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। दूसरा है हम्पी रूइंस। हम्पी जो टेम्पल था उसको मतलब बाद में तोड़ फोड़ दिया था, तो हम्पी रूइन होने के बाद भी वो मॉन्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है विजयनगर के कल्चरल कंट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे न्यूमरस कॉइन इशू किए गए थे विजयनगर रूलर्स के द्वारा, जिसमें बहुत सारे फिगर्स हैं लीजेंड्स के, और उनके टाइटल्स और अचीवमेंट को एक्सप्लेन किया गया है। तो इससे हमको न्यूमिस्मेटिक कॉइन से हमको विजयनगर के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है। तो याद रखना, लिटरेरी सोर्सेज में हमने देखा कि कृष्णदेव राय की अमुक्त माल्यादा, फिर गंगा देवी की मधुर विजयम, और अल्लासानी पेदम्मा की मनुचरितम, ये थी। उसके अलावा फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट, फॉरेन ट्रैवलर्स में 4 फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, मैंने अभी बताया था। अगर आपको रिकॉल करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे रिकॉल करके लिखिएगा, तो आपको भी स्टिक हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में श्रीरंगम कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन और न्यूमिस्मेटिक कॉइन्स में बहुत सारे कॉपर कॉइन्स और कॉइन्स इशू किए गए थे। ठीक है, अब देखेंगे हम पॉलिटिकल हिस्ट्री। इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या थी? तो विजयनगर जो सिटी फाउंड की गई थी वो 1336 AD में की थी। किसने की थी? हरिहर एंड बुक्का, इन दोनों ने संगम डायनेस्टी का स्टार्ट किया था। हमने अभी 4 डायनेस्टी पढ़ी थी, संगम डायनेस्टी, सलूबा डायनेस्टी, तलूबा डायनेस्टी और अराविडू डायनेस्टी। इसमें से जो पहली वाली डायनेस्टी जिसने विजयनगर सिटी बनाई थी और वहाँ पे एम्पायर बिल्डअप करना स्टार्ट किया था, वो संगम डायनेस्टी थी, और उसके फाउंडर कौन थे? हरिहर एंड बुक्का थे। ठीक है, अब ये थे कौन? तो ये ओरिजिनली किसके अंडर में रहते थे? ककतियास के अंडर में रहते थे, जो वारंगल के रूलर थे। देखो, मैं आपको मैप में दिखाती हूँ ककतियास किधर आता है। सॉरी, ये देखिए, ये वाला मैप है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ ककतियास थी, यहाँ वारंगल सिटी है। ये ककतियास जो थे वो वारंगल के रूलर थे। इनके अंडर में क्या थे? ये हरिहर एंड बुक्का काम किया करते थे। ठीक है, और ये होयसाला किंगडम भी, इसको भी डिफीट करेंगे, इसको भी याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है,
तो ओरिजिनली ये किसके अंडर में रूल सर्व किया करते थे? ककतियाज रूलर ऑफ बंगाल। देन ये कहाँ पे चले गए? कंपीली, वेयर दे वर इम्प्रिजन एंड कन्वर्टेड टू इस्लाम। फिर उसके बाद ये कंपीली चले गए थे, वहाँ पर इनको इम्प्रिजन कर लिया और इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया गया था। फिर वापस में से इनको हिंदू फोल्ड में लेकर कौन आया था? सेंट विद्यारण्य। इनका नाम याद रखना। हरिहर बुक्का को कौन वापस से हिंदू फोल्ड में लेके आए थे? तो सेंट विद्यारण्य लेके आए थे। उसके अलावा उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी और नई सिटी बनाई थी ऑन द साउथ बैंक ऑफ द तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर के साउथ में जो सिटी बनाई थी उसका नाम रखा था विजयनगर सिटी। इसलिए इसको बोलते हैं विजयनगर, मीनिंग सिटी ऑफ विक्ट्री। मतलब इनकी जीत हुई थी उसके लिए ये सिटी बनाई थी, इसका नाम विजयनगर रखा था। देखो मैं आपको दिखाती हूँ किधर, ये देखिए ये तुंगभद्रा रिवर है, इसके साउथ में ये विजयनगर सिटी बनाई थी। ठीक है, दिखा आपको? ये तुंगभद्रा रिवर है, ये जो सिटी है ये विजयनगर सिटी है, ये देखिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अब डिक्लाइन एक तो विजयनगर सिटी बन गई। फिर मैंने अभी बताया था आपको होयसाला किंगडम जो ककतियाज ऑफ वेरंगल के पास में थी, इसका भी डिक्लाइन हो गया होयसाला किंगडम। इसके वजह से जो हरिहर एंड बुक्का को चांस मिल गया अपनी न्यूली फाउंड किंगडम को एक्सपांड करने का। फिर 1346 में दे ब्रॉट द होल ऑफ होयसाला किंगडम अंडर देयर कंट्रोल, और 1346 में वो पूरा का पूरा होयसाला किंगडम को अपने कंट्रोल में ले आए। फिर स्ट्रगल बिटवीन विजयनगर एंड सल्तनत ऑफ मदुरई लास्टेड फॉर अबाउट 4 डिकेड। अब देखो विजयनगर एम्पायर और उसके जस्ट साउथ में मदुरई था। अब इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, क्योंकि हरिहर एंड बुक्का ने स्टार्टिंग में सिर्फ विजयनगर से स्टार्ट किया, उसके बाद होयसाला उनके अंडर में आ गया, उसके नीचे था मदुरई। मदुरई में कौन रूल किया करता था उस टाइम पे? कुमार कंपा रूल किया करते थे। तो इनके साथ इनका कब तक स्ट्रगल चला था? कम से कम 4 डिकेड, मतलब 40 ईयर्स तक इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट चला था। उसके बाद कुमार कंपा मदुरई के रूलर नहीं थे। कुमार कंपना जो थे वो विजयनगर के रूलर थे, जिन्होंने क्या किया था? मदुरई को एक्सपीडिट किया था। वॉज डिस्क्राइब्ड इन द मधुर विजयम। मधुर विजयम जो हमने पढ़ा था ना, गंगा देवी की मधुर विजयम, ठीक है, उसमें मदुरई की विक्ट्री के बारे में लिखा गया है। ठीक है, अब ये जो कुमार कंपना थे उन्होंने पूरी मदुरई सुल्तनत को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और विजयनगर एम्पायर कंप्राइज द होल ऑफ साउथ इंडिया अप टू रामेश्वरम। मदुरई को हराने के बाद ही विजयनगर एम्पायर जो था वो पूरा साउथ इंडिया तक पहुंच गया था। देखो हम जैसे देखते हैं ना, ये देखो पूरा विजयनगर एम्पायर जो था वो साउथ इंडिया में फैला हुआ था। तो देखो यहाँ पे जो था वो पहले ककतियाज थे, यहाँ पे होयसाला थे और यहाँ पे मदुरई थे। तो इन तीनों को डिफीट कर दिया, तो इतना पूरा एम्पायर इनका बिल्डअप हो गया। ये देखिए इसमें आपको देखिएगा, ये होयसाला किंगडम थी, इधर ककतियाज थे और इधर मधुर विजयम, मतलब मदुरई सिटी के सल्तनत हुआ करते थे। चलिए ये 2 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विजयनगर एम्पायर एंड द बहमानी किंगडम। विजयनगर के जस्ट ऊपर बहमानी किंगडम थी, तो इनके भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे। बहुत सालों तक इनके कॉन्फ्लिक्ट चले। डिस्प्यूट क्या था? रायचूर दोआब के बीच में था। तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर का जो रीजन होता है, जो कृष्णा रिवर है और तुंगभद्रा रिवर है, इन दोनों के बीच का जो रीजन होता है उसको हम रायचूर दोआब बोलते हैं। यहाँ पे मेनली इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था। एंड ऑल्सो ओवर द फर्टाइल एरिया ऑफ कृष्णा गोदावरी डेल्टा लेड टू दिस लॉन्ग। अच्छा देखो मैं दोनों चीज़ आपको मैप में दिखाती हूँ, कहाँ पे कृष्णा गोदावरी रिवर है। ये देखिए, ये तुंगभद्रा रिवर है, ये कृष्णा रिवर है, इसको रायचूर दोआब बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं पे इसके बीच में इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था। साथ में यहाँ कृष्णा, ये गोदावरी रिवर है ना, ये कृष्णा रिवर है और ये गोदावरी रिवर है, ये फर्टाइल एरिया के बीच में भी इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। ठीक है, तो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि कहाँ पे कृष्णा रिवर है, कहाँ पे गोदावरी रिवर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे बहमानी किंगडम के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट रहा। उसके बाद एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद जो ग्रेटेस्ट रूलर थे सलूबा डायनेस्टी के वो थे देवराय टू, जिनके बारे में कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया गया था। बट उनकी कोई क्लियर विक्ट्री नहीं हुई थी बहमानी सुल्तान के ऊपर, बस कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते थे। और उनकी डेथ के बाद जो संगम डायनेस्टी थी वो वीक हो गई। अब नेक्स्ट जो नई डायनेस्टी आएगी वो सलूबा डायनेस्टी आएगी, जिसको किसने फाउंड किया है? सलूबा नरसिम्हा। तो याद रखना, संगम डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? हरिहर एंड बुक्का ने फाउंड किया था। और सलूबा डायनेस्टी को किसने फाउंड किया है? सलूबा नरसिम्हा
नरसिम्हा ने फाउंड किया है। ठीक है, कब से कब तक? 1486 से लेके 1509 तक ही सलूबा डायनेस्टी का रूल रहेगा। उसके बाद आएगी तलुबा डायनेस्टी, जिसके इंपॉर्टेंट रूलर होंगे कृष्णदेवराय। तेनाली रामकृष्ण, वो जो सीरियल आता है वो कृष्णदेवराय, जो उनकी विजयनगर सिटी थी वो इसी के ऊपर थी। ठीक है, तो वो वाला जो सीरियल आता है वो कृष्णदेवराय और विजयनगर एम्पायर के ऊपर बना है, जिसमें तेनाली रामा जो थे उनके जो आइडियाज़ थे उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया। अगर आपने कभी नहीं देखा तो एक आधी एपिसोड देखना, आपको समझ में आएगा। अब कृष्णदेवराय का मेन जो टाइम था वो था 1509 से लेके 1530 के बीच में। जो तलुबा डायनेस्टी थी वो किसने फाउंड की थी? वीरा नरसिम्हा। सलूबा डायनेस्टी सलूबा नरसिम्हा ने, और तलुबा डायनेस्टी वीरा नरसिम्हा ने फाउंड की थी। ग्रेट, ये जो कृष्णदेवराय थे ना वो क्या थे? ग्रेटेस्ट ऑफ विजयनगर रूलर थे, मतलब सबसे ज़्यादा जो ग्रेट रूलर हुआ था पूरे विजयनगर एम्पायर के वो थे कृष्णदेवराय, जो किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? तलुबा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। उनके अंदर बहुत अच्छी मिलिट्री एबिलिटी थी, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी उनकी, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ बहुत अच्छी थी, और उनका पहला टास्क जो था वो क्या था? इन जो बाहमानी फोर्सेस का इन्वेजन हो रहा है उसको रोकना, उसको चेक करना, उसको डिफीट करना, ये उनका मेन एम था। फिर बाहमानी किंगडम को रिप्लेस कर दिया गया था किससे? दिल्ली सल्तनत से। बाद में जब ये वो दिल्ली सुल्तान आए थे ना, तभी बाहमानी किंगडम को हटा दिया था और उसको डेक्कन सल्तनत, मतलब बाहमानी किंगडम जो है वो छोटे पांच सल्तनत में डिवाइड हो जाएगी। उसके बारे में अभी हम देखेंगे बाहमानी किंगडम वाले एरिया में। तो मेन यही आप अभी याद रखिए कि बाहमानी किंगडम बाद में डेक्कन सल्तनत से रिप्लेस हो जाती है। अब जो मुस्लिम आर्मीज वर डिसीसिवली डिफीटेड इन द बैटल ऑफ दीवानी बाय द कृष्णदेवराय। एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ दीवानी, जिसमें कृष्णदेवराय ने क्या किया था? मुस्लिम आर्मीज को डिफीट कर दिया था। तब फिर उसने क्या किया था? रायचूर दोआब, जो मैंने अभी बताया, उसको इन्वेड किया एज अ रिजल्ट इन द कॉन्फ्रंटेशन विद द सुल्तान ऑफ बीजापुर इस्माइल आदिल शाह। उस टाइम जो बीजापुर के रूलर थे इस्माइल आदिल शाह, उन्होंने उसको कॉन्फ्रंट किया और उन्होंने रायचूर दोआब किसने जीत लिया? कृष्णदेव राय ने जीत लिया। बट कृष्णदेव राय डिफीटेड हिम एंड कैप्चर्ड द सिटी ऑफ रायचूर इन 1520। और कृष्णदेव राय ने क्या किया? इस्माइल आदिल शाह को डिफीट कर दिया और जो रायचूर, सिटी ऑफ रायचूर थी, वो उसको कैप्चर कर लिया 1520 में। फ्रॉम देयर ही मार्च्ड ऑन द बिदार एंड कैप्चर्ड है। उसके बाद फिर बिदार गए थे और उसको भी कैप्चर कर लिया था। देखो मैं आपको बीजापुर कहाँ है, बिदार कहाँ है, विदार कहाँ है, सब दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए यहाँ ये विजयनगर एम्पायर है, ये बीजापुर है जहाँ पे वो इस्माइल आदिल शाह रूल किया करते थे। फिर ये बिदार है, ये बेरार है, ये अहमदनगर है और ये गोलकोंडा है। ये 5 डेक्कन सल्तनत में बाहमानी किंगडम डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और ये विजयनगर एम्पायर, और ये रायचूर दोआब है यहाँ पे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। फिर कृष्णदेवरायज उड़ीसा कैंपेन वॉज ऑल्सो सक्सेसफुल। अब कृष्णदेव ने क्या किया? राय ने उड़ीसा में भी कैंपेन किया, क्योंकि बाहमानी किंगडम तो ऑलरेडी उनके कंट्रोल में आ चुका था। तो कृष्णदेव राय ने, देखो जब एक्चुअली 1520 का टाइम है, 1520 हमने देखा था कि बाहमानी किंगडम का टाइम 1526 में ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डेक्कन सल्तनत में डिवाइड हो जाती है। जो मैंने 5 बताया अभी, बीजापुर, बिरार, बिदार, अहमदनगर, गोलकोंडा, इसमें डिवाइड हो जाती है। फिर ये कृष्णदेव राय क्या करते हैं? इस्माइल बीजापुर को कैप्चर कर लेते हैं, बिदार को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, तो बाहमानी किंगडम का टाइम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अब क्या कृष्णदेव राय कहाँ जाएंगे? उड़ीसा कैंपेन करेंगे और वहाँ पे गजपति रूलर जो है प्रताप रुद्र, उसको डिफीट करेंगे और पूरा का पूरा जो तेलंगाना वाला रीजन है उसको कैप्चर कर लेंगे। और उनके साथ देखो ये गजपति रूलर्स जो हैं इनको डिफीट करेंगे, उड़ीसा के प्रताप रुद्र को, और ये पूरा का पूरा एरिया जो है, मतलब, और ये तेलंगाना वाला पूरा रीजन किसके अंडर में आ जाएगा? विजयनगर एम्पायर के अंडर में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये इन्होंने एक और अच्छा काम किया था। इन्होंने फ्रेंडली रिलेशन रखे थे अलबकर की के साथ। ठीक है, जिसको एज अ एम्बेसडर भेजा था पोर्तुगीज़ ने कृष्णदेव राय के एम्पायर में या उनकी सिटी में। ठीक है, तो ये अलबकर की कौन थे? तो पोर्तुगीज़ एम्बेसडर थे कृष्णदेव राय के टाइम पे। उसके अलावा वो एक वैष्णवाइट थे, मतलब वैष्णव रिलीजन को फॉलो किया करते थे, लेकिन वो साथ में सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट किया करते थे। वो ग्रेट पेट्रोन थे लिटरेचर के लिए, आर्ट के लिए, और उनको क्या बोला जाता था? आंध्र भोज बोला जाता था। ठीक है, 8 एमिनेंट स्कॉलर थे जिसको अष्ट दिग्गज बोलते थे,
उनके रॉयल कोर्ट में 8 एमिनेंट स्कॉलर हुआ करते थे जिनको अष्ट दिग्गज बोलते थे, और कृष्णदेवराय को आंध्र भोज बोला करते थे। फिर आए थे अल्लाह सानी पिदम्मा, जिसके बारे में हमने देखा था, उन्होंने लिखा था मनुचरितम। ठीक है, अल्लाह सानी पिदम्मा जो थे वो ग्रेटेस्ट शायद 1 मिनट पोएट थे उनके टाइम। ही वॉज कॉल्ड द अंधकारविता पितमागा, ऐसा इनको बोलते थे। इनका इंपॉर्टेंट वर्क था मनुचरितम जो हमने पढ़ा था, और एक और इम्पॉर्टेंट वर्क थे हरिकथा सारम। तो याद रखिएगा अल्लाह सानी पिदम्मा के 2 इंपॉर्टेंट वर्क थे, एक तो मनुचरितम और दूसरा हरिकथा सारम। क्वेश्चन आ जाते हैं मनुचरितम किसने लिखा है, तो अल्लाह सानी पिदम्मा ने लिखा है। किसके टाइम पे लिखा है, तो विजयनगर एम्पायर के टाइम पे लिखा है। ठीक है, तो अल्लाह सानी पिदम्मा कौन थे, वो रॉयल कोर्ट के 5 दिग्गज जो थे विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेवराय के अंडर में, उसके अष्ट दिग्गज में आया करते थे, और उन्होंने 2 लिखे थे, एक तो मनुचरितम और हरिकथा सारम, 2 इंपॉर्टेंट वर्क उनके थे। फिर एक थे पिंगाली सुरान्ना और तेनाली रामकृष्ण, जो मैंने आपको बोला, ये अदर इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे। उसके अलावा कृष्णदेव राय जो थे वो खुद भी एक बहुत अच्छे स्कॉलर थे, और वो तेलुगु में वर्क लिखा करते थे और संस्कृत में भी वर्क लिखे थे। तो तेलुगु वर्क जो था अमुक्त माल्यादा, ये बहुत फेमस था। संस्कृत वर्क जो थे वो थे जम्बावती कल्याणम और ऊषा परिणायम, ये 2 उनके संस्कृत वर्क है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, एक तो अमुक्त माल्यादा, ये तेलुगु वर्क है, याद रखिएगा, और संस्कृत वर्क कौन सा है, जम्बावती कल्याणम और ऊषा परिणायम। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, अमुक्त माल्यादा, जम्बावती कल्याणम और ऊषा परिणायम। ठीक है, अब ही रिपेयर्ड, उन्होंने बहुत सारे जो साउथ इंडिया के टेम्पल्स थे उनको रिपेयर कराया, और उन्होंने फेमस साउथ इंडिया का जो टेम्पल है विट्ठल स्वामी टेम्पल और हजारा रामैया स्वामी टेम्पल, ये विजयनगर के जो फेमस टेम्पल थे वो कृष्णदेव राय ने बनवाए थे। उन्होंने एक नई सिटी भी बनवाई थी जिसका नाम था नागलपुरम, इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन नागला देवी। उनकी जो क्वीन थी नागला देवी, उनके नाम पे उन्होंने नागलपुरम नई सिटी बनवाई थी। इसके अलावा उन्होंने राय गोपुरम, मतलब मंदिर के आगे वैसा बड़ा सा गेट बनाया जाता है, उसको राय गोपुरम थे बोला करते हैं, वो बनवाए थे। ठीक है, अब उनकी डेथ के बाद क्या हुआ, अच्युत देव और बैंकटा ने उनको सक्सीड किया ड्यूरिंग द राइन ऑफ राम राया। जब राम राया का रूल आया तेलुगु डायनेस्टी का, तो कंबाइंड फोर्सेस जो थी, क्योंकि बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बिदार, ये तीनों की कंबाइंड फोर्सेस ने मिलके जो विजयनगर एम्पायर के रूलर थे राम राया, उनको डिफीट कर दिया एट द बैटल ऑफ तलाई कोटा इन 1565। 1565 में इन दोनों के बीच में वॉर हुआ। किस किस के बीच में, विजयनगर एम्पायर से कौन थे, राम राया वर्सेस, यहाँ पे इनकी कंबाइंड फोर्सेस थी, बीजापुर की, अहमदनगर की, गोलकोंडा की और विदार की। ठीक है, इन सब की कंबाइंड फोर्सेस ने अटैक किया। इसको क्या बोलते हैं, दिस बैटल इज ऑल्सो नोन एज राक्षस तंगड़ी बोलते हैं इसको। ठीक है, राम राया को क्या किया, इम्प्रिजन कर लिया और एग्जीक्यूट कर लिया था। जो सिटी ऑफ विजयनगर थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। इस बैटल को जनरली ऐसा कंसिडर किया जाता है कि इस दिन विजयनगर एम्पायर का एंड हो गया था, लेकिन स्टिल विजयनगर एम्पायर एग्जिस्ट करता था अंडर अराविडू डायनेस्टी फॉर अबाउट अनदर सेंचुरी, और थोड़े टाइम के लिए क्या, तिरुमाला, श्रीरंग, वेंकटा टू, ये सारे इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे इस डायनेस्टी के। जो लास्ट रूलर है विजयनगर किंगडम के वो कौन थे, श्रीरंग 3। तो सबसे फर्स्ट विजयनगर रूलर जो संगमा डायनेस्टी के थे वो हरिहर एंड बुक्का थे, और जो लास्ट रूलर है वो अराविडू डायनेस्टी के वो है श्रीरंग 3। देखो मैं आपको मैप में दिखाती हूँ कहाँ पे वॉर हुआ था। तो ये देखिए, ये देखिए, ये विजयनगर नीचे वाला है, ऊपर महामानी है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ बीजापुर, बिदार, गोलकोंडा, अहमदनगर, इन चारों की कंबाइंड फोर्सेस, और यहाँ पे विजयनगर एम्पायर है। यहाँ पे कौन लड़ रहा है इनके लिए, राम राया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे वॉर हुआ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तलाई कोटा, सॉरी ये देख, थोड़ा नीचे करूँगी तो शायद दिखेगा। ये देखिए, ये तलाई कोटा, द बैटल ऑफ द ग्राउंड इन 1565 AD, इसी को हम बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं विजयनगर किंगडम का श्रीरंग 2 हो गया। अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या हुआ था। विजयनगर एम्पायर जो था वो, उसमें किंग जो था ना वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी था, जो एग्जीक्यूटिव, जुडिशियली और लेजिस्लेटिव मैटर्स को देखता था। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थी उसकी। द सक्सेशन टू द थ्रोन
हेरिडिटरी प्रिंसिपल था थ्रोन सक्सेशन का, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा। फिर उसके बाद थ्रोन जो था उसको सलूबा नरसिम्हा ने ले लिया था, केम टू पावर बाय एंडिंग द संगमा डायनेस्टी को एंड करके। किंग को कौन असिस्ट करता था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राजा को क्या करते थे? एडवाइस किया करते थे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए एम्पायर जो था वो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड था, जिसको क्या बोलते थे? मंडलम, नाडूज और स्थल, एंड फाइनली इनटू द ग्राम। जैसे हम हमेशा करके आए, सबसे पहले मंडलम, उसके बाद नाडू, उसके बाद स्थल और उसके बाद ग्राम। अब मंडलम का गवर्नर कौन था? जिसको बोलते थे मंडलेश्वरा, ठीक है, या नायक बोलते थे, ठीक है, मंडलेश्वरा या नायक बोलते थे, ठीक है। और नाडू के लिए नाडू प्रभु ऐसे करके होता है, और स्थल ग्राम के लिए ग्रामिका। लिखा नहीं है इस बुक में पर मैं बता देती हूँ आपको। मंडलम के लिए मंडलेश्वर हुआ करता था। और एक सेकेंड रुकिए, सॉरी मेरा एक्चुअली थोड़ा स्किप हो गया। चलिए मैं आपको इसको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी कि क्या है मंडलम, मंडलेश्वर ऐसे कुछ था। चलिए नेक्स्ट देखो, उसके अलावा मंडलेश्वर था और विजयनगर गेव फुल पावर्स टू द लोकल अथॉरिटी, मतलब लोकल अथॉरिटी जो ग्राम में जो लोकल अथॉरिटी हुआ करती थी उनके पास फुल पावर हुआ करती थी। अब लैंड रेवेन्यू के साथ साथ वहाँ पे ट्रिब्यूट्स भी आते थे, गिफ्ट भी आते थे, फ्यूडल चीफ्स के कस्टम भी कलेक्ट किया जाता था एट द पोर्ट, टैक्सेस लिए जाते थे अलग अलग प्रोफेशन से। ये सारे अदर सोर्सेज ऑफ इनकम थे टू द गवर्नमेंट। लैंड रेवेन्यू फिक्स्ड द जनरली 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। जो एक्सपेंडिचर था गवर्नमेंट का, उसमें क्या क्या एक्सपेंडिचर में जाता था? एक तो किंग का एक्सपेंडिचर, दूसरा चैरिटी पर्पज़ के लिए जाता था, फिर मिलिट्री एक्सपेंडिचर में जाता था। अब इन द मैटर ऑफ जस्टिस, जस्टिस के लिए वहाँ पे क्या किया जाता है? हार्श पनिशमेंट दी जाती है, जैसे म्यूटिलेशन करना, थ्रोइंग टू एलिफेंट्स के ऊपर फेंका जाता था, ऐसी सारी पनिशमेंट दी जाती थी अगर कोई क्राइम करता था या कुछ भी गलत काम करता था तो। विजयनगर आर्मी जो थी वो वेल ऑर्गेनाइज्ड और इफिशिएंट आर्मी हुआ करती थी। इसमें क्या क्या हुआ था? केवलरी हुआ करती थी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एलिफेंट्स, ये सब हुआ करते थे। हाई ब्रीड के हॉर्सेस होते थे, फॉरेन ट्रेडर्स होते थे। टॉप ग्रेड ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी वर नोन एज द नायक्स और द पॉलीगर्स। जो टॉप ग्रेड ऑफिसर्स थे आर्मी के उसको नायक और पॉलीगर्स बोला करते थे। दे वेयर ग्रांटेड लैंड इन द ल्यू ऑफ देयर सर्विसेज, दीज लैंड्स वर कॉल्ड अमारम। सोल्जर्स वेर यूजुअली पेड इन कैश, कैश में लोगों को पे किया जाता था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सोशल लाइफ क्या होती थी? तो अल्लाह सानी जो पिदम्मा थे उन्होंने मनुचरितम जो लिखी है उसमें उन्होंने बताया है कि 4 कास्ट एग्जिस्ट किया करती थी विजयनगर एम्पायर के टाइम पे भी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार अलग अलग कास्ट उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी विजयनगर सोसाइटी में। फॉरेन ट्रेवलर्स का बहुत बड़ा अकाउंट जो था वो बताता है कि वहाँ पे लाइफ जो थी वो लग्जूरियस लाइफ लोग जिया करते थे, सोशल लाइफ काफ़ी अच्छी थी लोगों की। सिल्क और कॉटन की क्लोथ्स वो मेनली पहना करते थे, परफ्यूम्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंट इसका यूज़ किया करते थे लोग। जो डोमिंगो पेज थे उन्होंने मेंशन किया था ब्यूटीफुल हाउसेस लोगों के हुआ करते थे, रिच हाउसेस थे, लार्ज नंबर ऑफ हाउस होल्ड सर्वेंट्स वो लोग रखा करते थे। निकोलो दे कॉन्टी जो थे निकोलो दे कॉन्टी जो थे, पता नहीं क्या हो रहा है आज, निकोलो दे कॉन्टी जो थे वो उन्होंने बताया कि रिफर्स टू द प्रीवेलेंस ऑफ स्लेवरी भी वहाँ पर थी। डांसिंग, म्यूजिक, रेसलिंग, गैम्बलिंग एंड कॉक फाइटिंग ये सब फेमस एम्यूजमेंट था उस टाइम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, संगमा रूलर्स जो थे वो चीफली सेवाइट्स थे। विरूपक्षा जो थी उनकी फैमिली डीटी हुआ करती थी। ये मेन कृष्णदेवराय जो थे वो वैष्णवाइट थे, वैष्णव रिलीजन को फॉलो करते थे, जबकि जो संगमा रूलर्स थे वो मेनली शिव को फॉलो किया करते थे। और विरूपक्षा जो थी उनकी मेन फैमिली डीटी हुआ करती थी। साउथ इंडिया में विरूपक्षा बहुत फेमस है, बट अदर डायनेस्टी वेयर वैष्णवाइट। सिर्फ संगमा डायनेस्टी शिव को फॉलो करती थी, बाकी सलूबा, तलूबा और अराविडू डायनेस्टी जो थी वो वैष्णवाइट को फॉलो करती थी। श्री वैष्णविज्म ऑफ रामानुजा वॉज वेरी पॉपुलर। ऑल किंग्स, सारे जो राजा थे वो सारे रिलीजन के लिए टॉलरेंट थे।
बरबोसा रिफर्ड टू द रिलीजियस फ्रीडम इंजॉयड बाय एवरीवन। बरबोसा ने बताया है कि विजयनगर एम्पायर में क्या था, रिलीजियस फ्रीडम थी, मुस्लिम्स को भी एम्प्लॉय किया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन में, और उनको फ्रीली अलाउ था कि वो अपना मॉस्क बिल्ड कर सकते हैं, अपनी वर्शिप कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स बिल्ड किए गए थे विजयनगर एम्पायर के टाइम पे। बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते थे। एपिक्स, पुराण, ये सब कुछ बहुत पॉपुलर हुआ करते थे मासेस के बीच, मतलब लोग इन सबको फॉलो किया करते थे। जो वुमेन की पोजीशन थी वो ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई थी, लेकिन कुछ वुमेन थी वो लर्नेड वुमेन थी, जैसे गंगा देवी जो किसकी वाइफ थी, कुमार कंपना, जिसने मदुरई को डिफीट किया था, ठीक है। और उन्हीं ने ही, गंगा देवी ने फेमस वर्क लिखा था मधुर विजयम, जिसके बारे में हमने सबसे पहले देखा था, ठीक है। फिर हन्नम्मा और तिरुमल्ला, ये भी फेमस पोइट हुआ करती थी इस पीरियड की। अकॉर्डिंग टू नूनीज के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, बहुत सारी जो विमेन थी उनको रॉयल पैलेसेस में एम्प्लॉय किया जाता था एज अ डांसर, डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह, प्लैंक्विन बियरर्स की तरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें, मतलब विमेन को काफ़ी वेरिएंट जॉब्स में रखा जाता था। अटैचमेंट ऑफ डांसिंग गर्ल टू द टेम्पल्स वॉज इन प्रैक्टिस। वो देवदासी वाला सिस्टम अभी भी चल रहा था। ये देवदासी वाला सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको बताया था मेरा चोला वाला जो एम्पायर था उसमें, तो चोला एम्पायर के टाइम पे देवदासी सिस्टम स्टार्ट हुआ था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो चोला एम्पायर के बारे में भी ज़रूर देखिएगा। फिर डोमिंगो पेज ने बताया है कि फ्लरिशिंग देवदासी सिस्टम, मतलब देवदासी सिस्टम काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था। पॉलीगैमी प्रेवेलेंट था रॉयल फैमिलीज़ में। सती सिस्टम ओनर किया जाता था, प्रैक्टिस किया जाता था। और न्यूनीस ने इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है, तो न्यूनीस के बारे में भी याद रखिए, इन्होंने काफ़ी कुछ बताया है किसके बारे में, विमेंस के बारे में, और विजयनगर एम्पायर के टाइम पे। अब इकोनॉमिक कंडीशन क्या क्या हुआ करती थी, क्या क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी, तो फॉरेन ट्रैवलर्स जो थे उनके अकॉर्डिंग विजयनगर एम्पायर जो था वेल्दिएस्ट पार्ट हुआ करता था उस टाइम, वर्ल्ड का सबसे वेल्दिएस्ट पार्ट था। एग्रीकल्चर जो था चीफ ऑक्यूपेशन था लोगों का। विजयनगर जो रूलर थे वो क्या करते थे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते थे, नए टैंक्स बनवाते थे, डैम्स बनवाते थे, रिवर्स जैसे तुंगभद्रा हुआ करती थी, इन सब के ऊपर डैम्स बने थे, टैंक्स बनवाए हुए थे, जिससे इरिगेशन अच्छा मिले तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था। न्यूनीज ने एक्सकेवेशन ऑफ कैनल्स को भी रेफर किया है कि वहाँ पे कैनल्स भी बनवाई गई थी। अब वहाँ पे बहुत सारी न्यूमरस इंडस्ट्रीज हुए करती थी जिसको गिल्ड्स में इन्होंने ऑर्गेनाइज किया करता था, जैसे मेटल वर्कर, क्राफ्टमैन, ये सब फ्लरिश जो था उस टाइम के पीरियड में। डायमंड माइंस लोकेटेड इन करनूल एंड अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट। विजयनगर वॉज ऑल्सो अ ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड। अब विजयनगर जो था वो ट्रेड का बहुत बड़ा सेंटर था। जो गोल्ड था वो कहाँ से आता था, चीफ, अच्छा इनका जो गोल्ड कॉइन था, ये कौन सा गोल्ड कॉइन यूज़ करते थे, वर्धा यूज़ किया करते थे, सॉरी वराहा यूज़ किया करते थे, नॉट वर्धा। तो ये सबकी गोल्ड कॉइन याद रखना। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने चैप्टर वो वैदिक एज वाले चैप्टर में भी देखा है, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन का अलग अलग नाम था। अगर आपको वो रिकॉल कर सके तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कीजिएगा कि मैम ये नाम था, ठीक है। ओके और वेट्स एंड मेजर जो थे वो प्लेस टू प्लेस वेरी करते थे। फिर इनलैंड, कोस्टल, ओवरसी, ये तीनों ट्रेड होते थे, इसके वजह से जनरल प्रॉस्पेरिटी थी। नंबर ऑफ सी पोर्ट्स हुआ करते थे मालाबार कोस्ट पे, चीफ बीइंग कन्नौर। कन्नौर जो था वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पोर्ट था। कमर्शियल कॉन्टैक्ट किस किस के साथ थे, अरेबिया हुआ, पर्शिया हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, पुर्तगाल हुआ वेस्ट में, एंड वर्मा के साथ इन लोगों के कमर्शियल कॉन्टैक्ट थे। मतलब अरेबिया के साथ थे, पर्शिया के थे, साउथ अफ्रीका, पुर्तगाल, फिर वर्मा, मलय पेनिनसुला, चाइना, इन सब के साथ इन लोगों के अच्छे कॉन्टैक्ट थे। मतलब अगर हम देखें तो वेस्ट और ईस्ट दोनों के साथ इनके कॉन्टैक्ट थे, वेस्ट में और ईस्ट में। वेस्ट में अरेबिया, पर्शिया, साउथ अफ्रीका, पुर्तगाल, ठीक है। ईस्ट में वर्मा, मलय पेनिनसुला और चाइना, इन सब के साथ इनके अच्छे कॉन्टैक्ट थे। चीफ आइटम जो था एक्सपोर्ट का वो था शुगर। चीफ आइटम ऑफ एक्सपोर्ट वर द कॉटन एंड सिल्क क्लोथ्स, ये सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में होते थे। कॉटन हुआ, सिल्क क्लोथ हुआ। अब साउथ इंडिया की डायनेस्टी है तो स्पाइसेस भी बहुत अच्छे थे। राइस, आयरन, सॉल्टपेटर, शुगर, ये सब बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट किया जाता था। मतलब सारी एग्रीकल्चर गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता। अब इम्पोर्ट क्या किया जाता था, हॉर्सेस को इम्पोर्ट किया जाता था। पर्ल्स, कॉपर, कोरल, मर्क्यूरी, चाइना सिल्क एंड वेलवेट क्लोथ्स, इन सबको क्या किया जाता था, इम्पोर्ट किया जाता था। अच्छा अब कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या थे, टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी जो थी वो होती थी विजयनगर टाइम पर।
टाइम पर। चीफ कैरेक्टरिस्टिक जो थी विजयनगर आर्किटेक्चर थी वो था टॉल, बड़े बड़े लंबे लंबे राय गोपुरम ये बनवाए जाते थे, या फिर राय गोपुरम मतलब मंदिर का जो गेटवे होता था वो बहुत बड़ा बनवाते थे। कल्याण मंडपम मतलब मंदिर के पहले जो बीच में बैठने वाला हॉल होता है ना उसको बनवाते थे, जिसमें कार्व्ड पिलर्स लगे हुए थे टेम्पल प्रमाइजेस में, ठीक है। उसके अलावा स्कल्पचर्स बने होते थे पिलर्स पर विथ डिस्टिंक्टिव फीचर्स। हॉर्सेज मोस्ट कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज पिलर, मतलब हॉर्सेस के फिगर या स्कल्पचर्स बने हुए होते थे विजयनगर एम्पायर में जो टेम्पल्स में। बड़े बड़े मंडपम कंटेन्स 100 पिलर्स, बड़े असेंबली हॉल जिसे बनाया, जैसे मंदिर के बाहर बैठने के लिए जो हॉल बनता है ना उसको मंडपम बोलते हैं, वहाँ पे 100 पिलर्स लगाए जाते थे। 1000 पिलर्स भी हुआ करते थे बड़े बड़े टेम्पल में। ये जो मंडपम थे वो किस लिए यूज़ किए जाते थे? These mandapam was used for seating the deity on the festival occasion, और वहीं पर वो फेस्टिवल ओकेशन पे वहाँ पे डीटी मतलब जो भी देवी देवता हुआ करते थे उस मंदिर का उसको वहाँ पे बिठाया जाता था। ऑल्सो मेनली अमान श्राइन्स वॉज were added to the already existing temples during this time। अमन श्राइन्स जो थे उनको भी ऐड किया गया था ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेम्पल्स में इस टाइम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल जो है विजयनगर स्टाइल के वो है हम्पी, जो रूइन कर दिया था। सिटी ऑफ विजयनगर में विठल स्वामी टेम्पल और हजारा रामा स्वामी टेम्पल, ये बेस्ट एग्जाम्पल है इस स्टाइल के। फिर वर्धा राजा और एकम प्राणनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम, ये भी मैग्निफिसेंट है विजयनगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के। राय गोपुरम एट त्रिवनामलाई, जो राय गोपुरम था त्रिवनामलाई में, एंड चिदम्बरम, ठीक है। राय गोपुरम एंड त्रिवनामलाई एंड चिदम्बरम बहुत ज़्यादा ग्लोरियस इपोक हुआ करते थे विजयनगर एम्पायर के। दे वर कंटिन्यूड बाय द नायक रूलर्स इन द लेटर पीरियड। विजयनगर एम्पायर के बाद नायक रूलर्स है उन्होंने भी इसको कंटिन्यू किया। मेटल इमेज ऑफ कृष्णदेव राय एंड हिज क्वींस एट द तिरुपति आर एग्जाम्पल फॉर कास्टिंग ऑफ मेटल इमेजेस। मेटल इमेज जो थी वो कृष्णदेव राय की और उनकी जो क्वीन थी तिरुपति, ये बताते हैं कि उस टाइम पे मेटल कास्टिंग भी बहुत अच्छे से हुआ करती थी। फिर म्यूजिक डांसिंग ये सब पेट्रोनाइज किया जाता था बाय द रूलर ऑफ विजयनगर। विजयनगर के जो रूलर थे वो म्यूजिक डांसिंग ये भी सब में इंटरेस्टेड थे। बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती थी, जैसे संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, ये सब फ्लरिश होती थी। बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ था संस्कृत और तेलुगु लिटरेचर का। लिटरेरी अचीवमेंट जो थी वो अपनी पीक पर थी ड्यूरिंग द राइन ऑफ कृष्णदेव राय। हमने देखा था कृष्णदेव राय ने 2 वर्क लिखे थे, तेलुगु में भी लिखे थे, तेलुगु में 1 लिखा था, संस्कृत में 2 लिखे थे। उनके क्या नाम है आप मुझे बताइए अगर आपको अभी याद हो तो। He himself was a scholar in Sanskrit and Telugu। इनके कोर्ट पोइट क्या थे? अल्लसानी पिदम्मा। उन्होंने भी 2 वर्क लिखे थे, अगर आपको याद हो तो वो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एक का मैं बता देती हूँ, हरि कथा सारम, एक का एम से है वो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। कल्चरल कंट्रीब्यूशन जो है विजयनगर रूलर्स का वो मैनी साइडेड एंड रिमार्केबल था, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था विजयनगर एम्पायर के टाइम पे। चलिए अब हम देखते हैं बहामानी किंगडम के बारे में। तो बहामानी किंगडम को किसने फाउंड किया था? तो अलाउद्दीन बहामन शाह ने फाउंड किया था, जिसको हसन गंगू भी बोलते हैं, 1347 में। इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो थी गुलबर्ग। यहाँ पे टोटल कितने रूलर्स ने रूल किया था? तो 14 सुल्तान जो थे उन्होंने बहामानी किंगडम के अंदर रूल किया था, ठीक है। उसमें से एक जो थे अलाउद्दीन बहामन शाह, मोहम्मद शाह वन, फिरोज शाह जो थे वो इम्पॉर्टेंट हुआ करते थे। अब एक थे अहमद वाली शाह, जिन्होंने अपनी कैपिटल गुलबर्ग से कहाँ शिफ्ट की थी? बिदार शिफ्ट की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है अहमद वाली शाह ने क्या किया था? तो उन्होंने अपनी कैपिटल गुलबर्ग से बिदार शिफ्ट की थी। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि कैपिटल गुलबर्ग से बिदार शिफ्ट की थी, गुलबर्ग से बिरार शिफ्ट की थी, गुलबर्ग से बीजापुर शिफ्ट की थी, ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं। और किसने की थी? अहमद वाली शाह ने की थी। तो इसकी जगह अलाउद्दीन बहामन शाह दे देते तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा अहमद वाली शाह ने गुलबर्ग से बिदार में कैपिटल अपनी शिफ्ट की थी। अब पावर ऑफ बहामानी किंगडम रीच इट्स पीक अंडर द रूल ऑफ द मोहम्मद शाह 3। क्योंकि इन्होंने अपना पूरा रूल कहाँ से कहाँ तक बना लिया था? देखो अरेबियन सी से लेके, अरेबियन सी यहाँ आता है बे ऑफ बंगाल से, यहाँ तक का इनका पूरा एम्पायर था ऐसे करके। ऑन द वेस्ट इट एक्सटेंड फ्रॉम द गोवा टू बॉम्बे, यहाँ गोवा से लेके बॉम्बे तक इनका रूल था। ऑन द ईस्ट में फ्रॉम काकीनाडा टू द माउथ ऑफ द रिवर कृष्णा, तो कृष्णा यहाँ पे और ये काकीनाडा, ठीक है। तो ये पूरा रूल ईस्ट टू वेस्ट किसका हुआ करता था? मोहम्मद शाह 3 के टाइम पे था। द सक्सेस ऑफ मोहम्मद शाह वॉज ड्यू टू द एडवाइस एंड द सर्विसेज ऑफ हिज मिनिस्टर महमूद गवन की वजह से उन्होंने इतना ग्रो किया था,
ठीक है, चलिए पहले देखते हैं हम महमूद गवन कौन थे। तो महमूद गवन जो थे वो बहामानी किंगडम को पीक तक ले गए थे। बहामानी किंगडम अपने पीक तक पहुंच गई थी महमूद गवन की एडवाइस की वजह से। वो एक पर्शियन मर्चेंट हुआ करते थे जो इंडिया में आए थे एट द एज ऑफ 42 की एज में आए थे और उन्होंने बहामानी किंगडम को ज्वाइन कर लिया था। फिर बाद में वो चीफ मिनिस्टर भी बन गए थे क्योंकि उनकी खुद की पर्सनल क्वालिटीज़ इतनी अच्छी थी। वो किंग के लिए लॉयल हुआ करते थे, किंगडम के लिए लॉयल थे। वो सिंपल लाइफ लीड किया करते थे, मैग्नानिमस थे, मतलब बहुत बड़ी सोच रखते थे, लर्नड पर्सन थे, ग्रेट नॉलेज था उनको मैथमेटिक्स का। और वो उन्होंने बहुत ज़्यादा एंडोनमेंट दिया था एक कॉलेज बनाने के लिए बिदार में, विच वॉज बिल्ट इन द पर्सियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में वो कॉलेज बनाया गया था। तो ऐसा पूछा जाता है पर्सियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में कॉलेज किसने बनवाया था, तो महमूद गवन ने बनवाया था। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बनवाया था, तो बिदार में बनवाया था। वो एक मिलिट्री जीनियस भी थे, ठीक है। उन्होंने सक्सेसफुली वॉर लड़ी थी विजयनगर, उड़ीसा एंड सी पायरेट्स जो थे अरेबियन सी, उनके अगेंस्ट में। उसके अलावा उन्होंने क्या क्या कॉन्क्वेस्ट किए थे, कोंकण वाला एरिया, गोवा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, और उन्होंने पूरा बहामानी किंगडम को एक्सपांड कर दिया था अरेबियन सी से लेके बे ऑफ बंगाल तक, ठीक है। उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने मेनली क्या किया, इंक्रीज द कंट्रोल ऑफ सुल्तान ओवर द नोबल एंड प्रिंसेस। उन्होंने सुल्तान की पावर को इंक्रीज करने की कोशिश की, ठीक है। रॉयल ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड इन ईच प्रोविंसेस। रॉयल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था हर प्रोविंस में उन्होंने। मोस्ट ऑफ द फोर्ट्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ, सारा जो फोर्स था इनके कंट्रोल में था। अलाउंस दिया जाता था, अलाउंस को रिड्यूस कर दिया था नोबल्स के लिए, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम कर दी गई थी। इसलिए नोबल्स क्या करते थे, महमूद गवन को लाइक नहीं करते थे। इस वजह से जो डेक्कनी नोबल्स थे उन्होंने एक प्लॉट बिछाया अगेंस्ट गवन, मतलब गवन को हटाना है तो ही हम ग्रो कर सकते हैं, ऐसा वो सोचते थे। तो उन्होंने क्या किया, दे इंड्यूस सुल्तान टू पनिश हिम विथ डेथ सेंटेंस। उन्होंने सुल्तान को भड़का दिया कि वो महमूद गवन को डेथ सेंटेंस दे। और गवन के एग्जीक्यूशन के बाद बहामानी किंगडम जो थी वो क्या हो गई थी, डिक्लाइन हो गई थी। अब मोहम्मद शाह वो सक्सीडेड बाय द वीक सुल्तान। अब मोहम्मद शाह के बाद जिसने भी सक्सीड किया वो वीक सुल्तान थे। इसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने अपनी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी, जैसे अहमदनगर, बिदार, बीजापुर, बेरार, गोलकोंडा, इन सब ने अपनी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। तो बाय द ईयर 1526 तक बहामानी किंगडम जो थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई थी 5 इंडिपेंडेंट सल्तनत्स में। वो थी अहमदनगर, बीजापुर, बिरार, गोलकोंडा एंड बिदार। इनको डेक्कन सल्तनत्स भी बोला जाता है, ठीक है। को मैप में एक बार और दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये अहमदनगर है, ये बीजापुर है, ये बिदार है, ये बिरार है और ये गोलकोंडा। ये 5 किंगडम है टोटल। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ देखिए, ये बीजापुर, बिदार, बिरार, अहमदनगर एंड गोलकोंडा, ये गजपति रूलर्स, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, हमने जो भी पढ़ा। आप एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। लिटरेरी सोर्सेज क्या है, तो हमको याद रखना है तीनों के, कृष्णदेव के, गंगा देवी की जो थी मधुर विजयम, अल्लासानी पेदम्मा की जो थी वो थी मनुचरितम, हरिकथा सारम। 4 डायनेस्टी कौन कौन सी थी, संगमा, सलूबा, तलुबा और अराविडू डायनेस्टी थी। कृष्णदेव राय कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, तो तलुबा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, ठीक है। अब इन्होंने बहामानी किंगडम को हराया था। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पूरा जो 4 यूनिट में डिवाइड था। लोकल अथॉरिटी ज़्यादा पावरफुल थी, वुमेन की कंडीशन अच्छी नहीं थी लेकिन लर्नड वुमेन थी, वुमेन्स को बहुत सारी फील्ड में एम्प्लॉय किया जाता था। कास्ट सिस्टम बहुत प्रीवेलेंट था। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी थी, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हुआ करता था। लिटरेचर में काफ़ी वर्क हुआ था, हमने देखा अल्लासानी पेदम्मा ने, फिर तेनाली कृष्ण रामा, ये इन सब लोगों ने लिटरेरी वर्क बहुत किया। इवन हिमसेल्फ कृष्णदेव राय ने भी तेलुगु और संस्कृत में वर्क लिखे थे, ठीक है। उसके बाद जो बहामानी किंगडम थी वो इमर्ज होके आई 1347 में। बहामानी किंगडम में एक इम्पॉर्टेंट याद रखना, गुलबर्ग से बिदार किसने कैपिटल शिफ्ट की थी और कौन इसका फाउंडर था, तो वो बहामन शाह, अरे यार नाम ही भूल गई मैं उसका, ये रहे अलाउद्दीन बहामन शाह जो थे वो इनके फेमस किंग हुआ करते थे, ठीक है। चलिए, महमूद गवन कौन थे और इनको महमूद गवन जो थे वो एक पर्शियन मर्चेंट थे जिनको बाद में नोबल्स ने मरवा दिया था, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। फिर डिसइंटीग्रेट हो गया था 5 सल्तनत्स में, वो भी याद रखिएगा। चलिए, इसके जो मॉडल क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कीजिएगा।
तो सॉल्व करके मुझे बताइएगा आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं बनते। देखिए ये वो क्वेश्चन है कि यहाँ से कहाँ तक कैपिटल शिफ्ट की थी, कन्फ्यूजन है। विराट टू गुलबर्ग, विदार टू गुलबर्ग, गुलबर्ग टू विदार, गुलबर्ग टू विरार, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दूसरों के अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।